जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस 19 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वॉज मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 कंडक्टेड। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। जल थल रक्षा 2025। ऑप्शन ए है कोची केरला, ऑप्शन बी है चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है बेट द्वारका गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन डी, बेट द्वारका गुजरात में कंडक्ट किया गया है एक्सरसाइज जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025। तो इसमें जल इन्वॉल्व है, इसमें थल इन्वॉल्व है, मतलब इसमें आर्मी इन्वॉल्व है और इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व है। ये कब हुई थी? तो ये 16 फरवरी 2025 को बेट द्वारका में जल थल रक्षा आयोजित किया गया था। कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? तो इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डेवलप किया है इंडिया का पहला रोड ट्रेन? इंडिया का पहला रोड ट्रेन किस कंपनी ने डेवलप किया है? रोड ट्रेन क्या होती है? कोई जैसे गाड़ी है, रोड ट्रेन क्या होती है? ट्रेन के पीछे कई ढेर सारे डब्बे लगे होते हैं। रोड ट्रेन क्या होती है? तो एक ऐसी गाड़ी होती है, ऐसी ट्रक होती है जिसके पीछे दो बोगीज पीछे लगी रहती हैं, दो डिब्बे लगे रहते हैं, ठीक है। तो इसको रोड ट्रेन कहते हैं। जो ट्रेन रोड पे चलती हैं, ट्रेन का क्या मतलब है? जो एक दूसरे के पीछे ढेर सारी बोगी चलती रहती हैं वो ट्रेन होती हैं। तो ऐसा ही सिस्टम अगर रोड पे चल रहा है तो उसको रोड ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा एक कंपनी ने रोड ट्रेन बनाई है इंडिया में, आपको कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी है वॉल्वो ट्रक्स, ऑप्शन सी है अशोक लेलैंड, ऑप्शन डी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सही आंसर ऑप्शन बी, वॉल्वो ट्रक्स ने बनाया है इंडिया का पहला रोड ट्रेन, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 17 फरवरी 2025 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इंडिया का पहला रोड ट्रेन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है 17 फरवरी 2025 को। इसको फ्लैग ऑफ किसने किया था? हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसको दिखाया था, हरी झंडी दिखा के इसका फ्लैग ऑफ किया था। ये है मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। किसने डेवलप किया है? तो वॉल्वो ट्रक्स बेंगलुरु कर्नाटका के द्वारा ये डेवलप की गई थी रोड ट्रेन। ऑपरेट कौन कर रहा है, चला कौन रहा है? तो डिलीवरी लिमिटेड एक ऐप है गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। मॉडल का क्या नाम है? वॉल्वो एफएम फॉरवर्ड कंट्रोल मीडियम हाइट कैब 424x2 रोड ट्रेन। डिजाइन फीचर्स क्या है? 24 फीट इमीडिएट ट्रेलर है, मतलब ये मान लीजिए इंजन है, ठीक है, इंजन है या ड्राइविंग वाला केबिन है। इसके जस्ट पीछे इंटरमीडिएट ट्रेलर है और इसके पीछे छोटा सा सेमी ट्रेलर है। तो ये दो बोगी, ये दो ट्रेलर पीछे लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रोड ट्रेन, ठीक है। ऑपरेशनल रूट क्या है? बिटवीन नागपुर एंड भिवंडी, ठीक है। ऑपरेट कहाँ किया जाएगा? बिटवीन नागपुर एंड भिवंडी ये ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द थीम ऑफ एक्सरसाइज कॉमोडोर 2025? एक्सरसाइज कॉमोडोर 2025 की क्या थीम है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है ब्लू वाटर्स सिक्योर बॉर्डर्स, ऑप्शन सी है यूनिटी इन हाई सीज और ऑप्शन डी है डिफेंस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मारीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी जो है थीम है एक्सरसाइज कोमोडो की। याद रखिएगा एक्सरसाइज कोमोडो 2025 की जो थीम है क्या है? मारीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये जो एक्सरसाइज मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो है, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। कब आयोजित किया गया? 16 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। पहली बार कब एक्सरसाइज कोमोडो को कंडक्ट किया गया था, आयोजित किया गया था? तो 2014 में ये किया गया था। फोकस एरियाज क्या होते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी जिसकी थीम थी मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिव्यूड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025? तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 किसने रिव्यू किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट जोक विडोडो जी ने, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट प्रभावो सुबियांतो जी ने और ऑप्शन डी एडमिरल आर हरि कुमार जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट प्रभावो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ 26 जनवरी को ये मुख्य अतिथि के तौर पे भी उपस्थित हुए थे, चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट प्रोवियावो सुबियांतो। इन्होंने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया है। याद रखना है आपको, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 किसने रिव्यू किया है? तो ये रिव्यू किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो द्वारा।
ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये सेम लोकेशन जहाँ पे एक्सरसाइज कोमोडो कंडक्ट की जा रही है, वहीं पे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी आयोजित किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। और ये इसका डेट क्या है? 15 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया जाएगा। इंडिया की तरफ से INS शार्दुल और P-81 लॉन्ग रेंज मारीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ केरलाज इनिशिएटिव फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन? तो केरला के उस इनिशिएटिव का नाम बताइए जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत जो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनका सेफ डिस्पोजल किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। केरला का इनिशिएटिव है किसके लिए? एक्सपायर्ड मेडिसिन के सेफ डिस्पोजल के लिए। ठीक है, सुरक्षित तरीके से एक्सपायर्ड मेडिसिन को क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए। तो केरला ने ऐसा इनिशिएटिव चलाया है। अब इस इनिशिएटिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है प्राउड 2.0, ऑप्शन बी है एन प्राउड, ऑप्शन सी है ग्रीन मेड और ऑप्शन डी है बायोमेड सेफ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एन प्राउड। याद रखना है आपको, एन प्राउड नाम का इनिशिएटिव चलाया गया है केरला द्वारा। ठीक है, एन प्राउड नाम का इनिशिएटिव केरला ने चलाया है, याद रखिएगा केरला ने चलाया है। क्या नाम है? एन प्राउड, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। कब लॉन्च किया जाएगा? 22 फरवरी 2025 को ये लॉन्च किया जाएगा। केरला ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में इसको इनिशिएट किया है, इंप्लीमेंट करेगी, जो कि सेफ कलेक्शन और डिस्पोज करेगा एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पायलट लोकेशन क्या होगी एन प्राउड की? तो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, कोझिकोड जिले में केरला के पायलट प्रोग्राम चलाया जाएगा एन प्राउड का। एन प्राउड के अंदर जो भी अनयूज मेडिसिन है और एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनका सुरक्षित तरीके से उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनका नाश किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा पहली बार? तो पहली बार कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएगा केरला के। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया अनंत लोकेटेड? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है अनंत क्या है। तो अनंत जो है ये गूगल का लार्जेस्ट कैंपस है। ठीक है, गूगल का लार्जेस्ट कैंपस है अनंत। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है, ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु में स्थित है गूगल का लार्जेस्ट कैंपस जिसका नाम है अनंत। ठीक है, कहाँ पे? महादेवपुरा, बेंगलुरु में। तो ये बात आपको याद रखनी है, अनंत किसका सेंटर है, किसका लार्जेस्ट कैंपस है? तो ये गूगल का लार्जेस्ट कैंपस है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्लेन और ICATT के बीच जो पार्टनरशिप साइन हुई है वो कितने करोड़ की है, कितनी वर्थ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है $500 मिलियन, ऑप्शन बी है $2 बिलियन, ऑप्शन सी है $1 बिलियन और ऑप्शन डी है $750 मिलियन। सही आंसर है ऑप्शन सी, $1 बिलियन की डील हुई है बिटवीन ई प्लेन कंपनी और ICATT। ठीक है, ई प्लेन कंपनी कौन है? तो ये IIT मद्रास का स्टार्टअप है और ICATT क्या है? इंडिया की लीडिंग एयर एम्बुलेंस फर्म है। तो इन दोनों के बीच पार्टनरशिप साइन हुई है जिसके अंतर्गत क्या है कि 1 बिलियन डील की साइन हुई है। इसमें क्या होगा? इसमें 788 EVTOL एयर एम्बुलेंस सप्लाई की जाएंगी। याद रखना है, एयर एम्बुलेंस की सप्लाई के लिए ई प्लेन कंपनी और ICATT ने समझौता किया है, पार्टनरशिप की है। कितने वर्थ की? $1 बिलियन वर्थ की डील है। ठीक है, ई प्लेन हेडक्वार्टर्स है चेन्नई, तमिलनाडु में। ICATT का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और पहला फ्लीट ऑपरेशन कब ऑपरेशन में आएगा? तो बाय लेट 26 जो है सप्लाई शुरू होगी एयर एम्बुलेंसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट signed an MOU with EESL to enhance energy efficiency in February 2025? EESL के साथ किस राज्य सरकार ने एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत क्या होगा? एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए किस राज्य ने EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा ने ये पार्टनरशिप की है EESL के साथ। तो याद रखना है, ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप साइन की है विद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स। EESL या एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड आर एम वसगम रिसीव पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले एम वसगम को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 1984, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1977। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में आर एम वसगम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है आर एम वसगम जो है इनका हाल में ही देहांत हो गया है और ये इसरो के इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनका आर एम वसगम जी का अभी हाल में ही निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में, बेंगलुरु कर्नाटका में। ये स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित थे और ये एसोसिएटेड थे इसरो से, इसलिए ये न्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1982 में। ठीक है, 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2024 टू जनवरी 2025। तो अभी इंडिया ने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताना है कि इंडिया ने कितना स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 991 बिलियन, ऑप्शन बी है 1.31 ट्रिलियन, ऑप्शन सी है 1.68 ट्रिलियन और ऑप्शन डी है 1.55 ट्रिलियन। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.55 ट्रिलियन वर्थ क्या है एक्सपोर्ट्स किया गया है इंडिया का स्मार्टफोन। तो ये आपको याद रखना है, 1.55 ट्रिलियन का टोटल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स किया गया है अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा 1.55 ट्रिलियन का। और ये कितना बढ़ा है, ये 56% इंक्रीज है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का एक्सपोर्ट कितना था, तो 991 बिलियन का प्रीवियस ईयर का एक्सपोर्ट था। ये 56% से बढ़ के 1.55 ट्रिलियन हो गया है। लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स कौन है, तो एप्पल जो है नियरली 70% एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, सैमसंग जो है 20% एक्सपोर्ट करता है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी मेन स्कीम है जो कि यूज की गई थी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ के तौर पे, तो प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है यूज की गई थी टू एक्सपोर्ट टू ग्रो द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ग्रोथ की बात करें स्मार्टफोन की ओवर द ईयर्स, तो सबसे पहले फिजिकल ईयर 21 में देखते हैं तो 233 बिलियन एक्सपोर्ट्स किए गए थे स्मार्टफोन। फिजिकल ईयर 22 में 473 बिलियन डॉलर्स के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए थे इंडिया से। फिर फिजिकल ईयर 23 में 916 बिलियन डॉलर्स के हुए थे और फिजिकल ईयर 24 में 1.31 ट्रिलियन के हुए थे। और अब ऑलमोस्ट फिजिकल ईयर 25 में 1.55 ट्रिलियन के हो गए हैं। ठीक है, एप्पल के डोमिनेंस की बात करें तो 70% जो है एप्पल एक्सपोर्ट करता है इंडिया से। इसमें जो फॉक्सकॉन है तमिलनाडु में स्थित है जो कि 50% एप्पल का एक्सपोर्ट करती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कर्नाटका में 22% और पेगाट्रॉन है तमिलनाडु में स्थित, ये 12% एक्सपोर्ट करती है स्मार्टफोन्स का इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी शेयर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2027। तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है वो 2027 तक कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 18% से 24% हो जाएगा, ऑप्शन बी है 21% से 27% हो जाएगा, ऑप्शन सी है 25% से 30% हो जाएगा और ऑप्शन डी है 19% से 25% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21% से 27% तक की बढ़ने की संभावना है, ऐसा कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है या इन्होंने अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कंट्रीब्यूट करेगी 27% बाय 2027। तो अभी 21% है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी शेयर बाय इन 2024, जो कि बढ़ के 27% तक हो जाएगा बाय 2027। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन ग्रोथ होगी वो सोलर पावर की होगी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 28% से ज़्यादा बढ़ जाएगा बिटवीन 2025 एंड 2027। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फाटी बिरोल। हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस। स्टैब्लिश किया गया था इसको 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल टैग लाइन ऑफ 38 नेशनल गेम्स। 38 नेशनल गेम जो हाल में ही उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, आपको पता होगा, तो उसकी ऑफिशियल टैग लाइन क्या थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है संकल्प से शिखर तक, ऑप्शन बी है खेल महाकुंभ, ऑप्शन सी है फिट इंडिया, ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संकल्प से शिखर तक 38 नेशनल गेम्स की थीम थी, याद रखिएगा, टैग लाइन थी सॉरी। होस्ट कौन था 38 नेशनल गेम्स का, तो अभी हमने आपको बताया उत्तराखंड था होस्ट।
38 नेशनल गेम्स का। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 28 जनवरी 2025 को, जो कि 14 फरवरी 2025 तक खेला गया था। कहाँ पे? देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम थी ग्रीन गेम्स, याद रखिएगा ये थीम थी, टैगलाइन नहीं है, ठीक है। ये थीम थी ग्रीन गेम्स, ठीक है। उत्तराखंड की जो 38 नेशनल गेम्स था उसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। मैस्कट कौन थे? मौली, जो कि हिमालयन मोनल है, एक बर्ड है, स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, रिजॉल्व टू जेनिथ। टोटल एथलीट्स कितने पार्टिसिपेट किए थे? लगभग 16,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल स्पोर्ट्स कितने खेले गए थे? 35 तरीके के स्पोर्ट्स खेले गए थे। मेडल स्पोर्ट्स कितने थे? 33। अब दो स्पोर्ट्स कौन से थे जो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट थे? वो कलरी पयट्टू और राफ्टिंग थे। इनमें कोई मेडल नहीं दिया गया था, बस इसमें क्या हुआ था, इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया था स्पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एथलीट वन द बेस्ट फीमेल एथलीट टाइटल इन 38 नेशनल गेम्स? तो बेस्ट फीमेल एथलीट टाइटल का अवार्ड 38 नेशनल गेम्स में किसको मिला है, आपको ये बताना है, ठीक है। बेस्ट फीमेल एथलीट टाइटल का सम्मान किसको प्राप्त हुआ है 38वें नेशनल गेम्स में, आपको ये बताना था। ऑप्शन ए है श्री हरि नटराज, ऑप्शन बी है धिंदी देसिंघू, ऑप्शन सी है मौली सिंह, ऑप्शन डी है मनिका बत्रा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ढिंडी देसिंघू को 38 नेशनल गेम्स में बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट फीमेल एथलीट और मेल एथलीट के बारे में देख लेते हैं। तो बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड गया है ढिंदी देसिंघू को, ये कर्नाटका से आती है। क्यों इनको गया है? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। फिर बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड गया है श्री हरि नटराज को, जो भी कर्नाटका से आते हैं, ये भी इन्होंने 10 मेडल जीता है, 9 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कि बेस्ट मेल एथलीट और बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड किसको गया है। अब टॉप 5 मेडल विनर्स की बात करते हैं 38 नेशनल गेम्स में। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 121, ठीक है, और जिसमें से गोल्ड है 68। सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र राज्य, जिसने 201 टोटल मेडल जीते हैं, पर गोल्ड सिर्फ 54 जीते हैं, इसलिए ये सेकंड पे आता है, ठीक है। तो जो गोल्ड से रैंकिंग स्टार्ट होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओलंपिक्स में भी गोल्ड से रैंकिंग स्टार्ट होती है, जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीता है वो रैंक में अबव रहेगा, और जो गोल्ड नहीं जीता है वो रैंक में बिलो रहेगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान सिर्फ 1 गोल्ड जीत के हमसे बहुत आगे हो गया था, और हमने 1 भी गोल्ड नहीं जीता था ओलंपिक्स में, ठीक है। हरियाणा 48 गोल्ड जीत के थर्ड रैंक पे है, और टोटल इसके जो मेडल्स हैं वो है 153। फोर्थ पे है मध्य प्रदेश और फिफ्थ पे है कर्नाटका, ठीक है। तो आपको याद रखना है टॉप 5 रैंक या स्टेट की या टीम्स की जिन्होंने मेडल जीते हैं 38 नेशनल गेम्स में। और यहाँ पे आपने टाइटल देख लिया बेस्ट फीमेल एथलीट का और बेस्ट मेल एथलीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एडवांस्ड फॉरेस्ट फायर ऐप इन उत्तराखंड? एडवांस्ड फॉरेस्ट फायर ऐप उत्तराखंड में किसने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है रमेश तिवारी, ऑप्शन बी है पंकज शर्मा, ऑप्शन सी है संजय मिश्रा और ऑप्शन डी है वैभव सिंह। तो सही आंसर है आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर वैभव सिंह ने डेवलप किया है एडवांस फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। फॉरेस्ट फायर्स को टैकल करने के लिए उत्तराखंड में आईएफएस ऑफिसर, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर वैभव सिंह जी ने फॉरेस्ट फायर्स को टैकल करने के लिए उत्तराखंड में डेवलप किया है ऐप। याद रखिएगा ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, सबसे पहले तो उत्तराखंड याद रखिएगा। दूसरी बात, आईएफएस ऑफिसर का नाम वैभव सिंह जी ने ये डेवलप किया है, फॉरेस्ट फायर्स को टैकल करने के लिए उन्होंने ऐप, एक एडवांस ऐप क्या किया है, डेवलप किया है। इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग और रिस्पॉन्स होगा, रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम टू 5 आवर्स, जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग होगी, लाइव लोकेशन मॉनिटरिंग की जाएगी फायर फाइटर्स की और 40 फायर फाइटिंग व्हीकल्स की, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होगा, जियो टैग होगा फॉरेस्ट फायर लोकेशंस। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स थे फॉरेस्ट फायर ऐप उत्तराखंड के, और इसको इनिशियली टेस्ट किया जाएगा रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इनिशियली टेस्ट किया गया है रुद्रप्रयाग में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन बीइंग हेल्ड? इंडिया का पहला किन्नर महासम्मेलन, ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन पहली बार कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अजमेर में आयोजित किया जा रहा है फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वैशाली नगर अजमेर में।
कब आयोजित किया गया था? 17 फरवरी 2025 को। इसकी अवधि है 10 दिन की, ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजर हैं गड्डीपति सलोनी नायक इन मेमोरी ऑफ मेंटर अनीता बाई, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन ऑर्गेनाइजर है? गड्डीपति सलोनी नायक जी ने ये इसका आयोजन किया है, ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन का, जो कि फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस है, वैशाली नगर अजमेर में 17 फरवरी 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय जोमैटो? तो जोमैटो ने हाल में ही एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है ब्लिंकिट, ऑप्शन बी है नगेट, ऑप्शन सी है हाइपर प्योर और ऑप्शन डी है इटर्नल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नगेट, ठीक है। तो याद रखना है नगेट क्या है? नगेट जो है एआई पावर्ड नो कोड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसको जोमैटो ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है, एक तो ये किसने लॉन्च किया है, जोमैटो ने, नाम क्या है? नाम है नगेट, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है और तीसरी चीज ये याद रखिएगा कि ये एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जो कि एआई पावर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वॉज सरपास्ड बाय रिलायंस इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024? तो रिलायंस ने किन कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए आगे अपनी बढ़त बना ली है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में, ठीक है। किन कंपनी को पिछाड़ के इन्होंने रिलायंस जो है आगे निकला है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बेहतरीन एक अचीवमेंट है इंडिया के ब्रांड का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया है, इन्होंने सिक्योर किया है सेकेंड स्पॉट इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन कंपनी ने टॉप 3 में अपना स्थान बनाया है और इसके लिए इन्होंने एप्पल को पिछाड़ा, नाइकी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियों को पिछाड़ के फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेकेंड स्पॉट सिक्योर किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पे है सैमसंग, सेकेंड पे हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज और थर्ड पे है एप्पल, ठीक है। 2023 में रिलायंस की रैंक थी 13वीं और 2024 में ये आ गए हैं दूसरे स्थान पे। तो बेहतरीन एक अचीवमेंट है इंडिया के ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए। तो याद रखना है आपको, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो रैंक है वो है सेकेंड, फर्स्ट पे है सैमसंग और थर्ड पे है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिलिंद रेगे वाइडली नोन एज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट? तो क्रिकेट की दुनिया में मिलिंद रेगे जी को किस नाम से जाना जाता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इंडिया के क्रिकेट पायनियर, ऑप्शन बी है मुंबई क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन सी है मास्टर ब्लास्टर ऑफ मुंबई, ऑप्शन डी है स्पिन विजर्ड। सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया। तो मिलिंद रेगे एक क्रिकेटर थे जिनका हाल में ही निधन हो गया है और इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको मुंबई के क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था। ये एक रिनाउंड फिगर थे इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में और ये फॉर्मर मुंबई के क्रिकेट कैप्टन भी रहे हैं। तो आपको याद रखना है मिलिंद रेगे जी किससे संबंधित थे? तो ये स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे और इनको किस नाम से जाना जाता था? मुंबई क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अपना पार्टनरशिप? अपना एक कंपनी है, अभी हम आपको बताएंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे आंसर समझ जाएंगे। तो मोल और अपना ने पार्टनरशिप की है, उस पार्टनरशिप की फीचर क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एनहांस्ड जॉब लिस्टिंग्स, ऑप्शन बी है मैंडेटरी स्किल टेस्ट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव हायरिंग फॉर मेट्रो सिटीज, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए एनहांस्ड जॉब लिस्टिंग्स जो है की फीचर है मोल और अपना पार्टनरशिप का। तो आपको याद रखना है मोल जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है और अपना जो कि लीडिंग जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने क्या किया है 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप की है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे क्रिएट की जाएंगी? तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे क्रिएट की जाएंगी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अपना से पार्टनरशिप की है। इसके अंतर्गत क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। आप बताइए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किस सन में आया था, किस ईयर में लॉन्च किया गया था इंडिया में? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ थिरुवलर इनॉग्रेटेड ऑन February 17, 2025? तो थिरुवलर जी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया था, उद्घाटन किया गया था, तो ये कहाँ पे, किस जगह पे किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है सेबू, ऑप्शन सी है दवाओ और ऑप्शन डी है कुजान सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेबू। ठीक है, सेबू फिलीपींस में है, जहाँ पे उद्घाटन किया गया था, अनवील किया गया था थिरुवलर जी की स्टैचू का। ठीक है, थिरुवलर जी की स्टैचू का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? फिलीपींस की सेबू सिटी में। ठीक है, फिलीपींस की सेबू सिटी में ये हुआ था। किसने इनॉग्रेट किया था? इंडियन अम्बेसडर टू फिलीपींस हर्ष कुमार जैन जी ने 17 फरवरी 2025 को अनावरण किया था। ये बात आपको याद रखनी है। ओकेजन क्या था? 75th एनिवर्सरी थी इंडिया फिलीपींस डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हर साल, हर वर्ष किस दिन मनाई जाती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है फरवरी 19, ऑप्शन बी है फरवरी 18, ऑप्शन सी है फरवरी 17 और ऑप्शन डी है फरवरी 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 19 को हर साल क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हर साल 19 फरवरी को आयोजित की जाती है। ठीक है, और इस साल 395th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की 2025 में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इनका मिलिट्री अचीवमेंट क्या था? ही फॉट अगेंस्ट मुगल्स एंड बीजापुर सल्तनत यूजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर। कोरोनेशन इनका कब हुआ था? इनको राजगद्दी पे कब बिठाया गया था? तो इनको 1674 में छत्रपति जी के नाम से रायगढ़ फोर्ट में इनका राज्यभिषेक हुआ था। याद रखना है, रायगढ़ फोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई थी 1674 में, जब इनका राज्यभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा 2025? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्टा 2025 में? ठीक है, बाफ्टा की वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, पर हम लोग 4-5 ही अवार्ड देखेंगे जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए एमिलिया पर्स, ऑप्शन बी द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्क्लेव, ऑप्शन डी ड्यून पार्ट 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉन्क्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे? बाफ्टा अवार्ड्स में। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कॉन्क्लेव को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को ब्रूटलिस्ट के लिए, जो ब्रूटलिस्ट एक मूवी है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्रोडी को, जो कि ब्रूटलिस्ट में जिन्होंने काम किया है। और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है माइकी मैडिसन को, जिन्होंने अनोरा मूवी में काम किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है बाफ्टा अवार्ड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बैटरी कैपेसिटी डिड रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड सिक्योर अंडर PLI ACC स्कीम? PLI ACC स्कीम के अंतर्गत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी ने कितनी बैटरी कैपेसिटी सिक्योर की है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 10 गीगावाट पर आवर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए था 20 गीगावाट पर आवर, ऑप्शन बी है 10 गीगावाट पर आवर, ऑप्शन सी है 15 गीगावाट पर आवर और ऑप्शन डी है 5 गीगावाट पर आवर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 गीगावाट पर आवर की जो बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी है, ये सिक्योर की गई है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो रिलायंस सिक्योर्स 10 गीगावाट पर आवर बैटरी कैपेसिटी अंडर PLI स्कीम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्कीम का नाम याद रखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ACC क्या होता है? एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। इसमें मिनिस्ट्री कौन इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर PLI ACC स्कीम चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत रिलायंस ने सिक्योर किया है 10 गीगावाट पर आवर की बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, कब अप्रूव की गई थी ये स्कीम, PLI ACC स्कीम? तो मई 2021 में इसको अप्रूव किया गया था। पेरेंट मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में इसका इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी धर्मा गार्डियन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बी हेल्ड? धर्मा गार्डियन 2025 की मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित की जाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है माउंट फूजी जापान, ऑप्शन सी है ओकिनावा जापान, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश इंडिया और ऑप्शन डी है लद्दाख इंडिया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट फ्यूजी जापान में धर्मा गार्डियन 2025 का 6वां एडिशन होस्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। धर्मा गार्डियन क्या है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड
जापान, ये याद रखना है। धर्मा गार्डियन क्या है, एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। कहाँ पे आयोजित की जाएगी, माउंट फूजी जापान में, और ये छठा संस्करण होगा, 6th एडिशन होगा धर्मा गार्डियन 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव? तो किस संस्था ने वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है? ऑप्शन ए है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी है रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव आयोजित किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 नाम का जो कॉन्क्लेव है, इसको 18 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया था, रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, REAI ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसने इनॉग्रेट किया था, तो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इस उद्घाटन किया था इस कॉन्क्लेव का, जिसका नाम है वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नक्शा पायलट प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो नक्शा पायलट प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया था, नक्शा पायलट प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जबलपुर मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है रायसेन मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, रायसेन मध्य प्रदेश में नक्शा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नक्शा का फुल फॉर्म देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शा नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। नक्शा क्या है, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, तो अर्बन हैबिटेशंस का लैंड सर्वे होगा। कब लॉन्च किया गया है, 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। कब, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको लॉन्च किया था, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर है। इसका मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्बन लैंड सर्वेस को मॉडर्नाइज करना, लैंड रिकॉर्ड एक्यूरेसी को बढ़ाना और लैंड डिस्प्यूट्स को कम करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके सामने क्वेश्चन के बेस में, कि नक्शा कहाँ पे लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, लॉन्च डेट क्या थी और ऑब्जेक्टिव क्या है। साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली इनॉग्रेटेड RSS हेडक्वार्टर्स? तो RSS हेडक्वार्टर्स अभी हाल में ही दिल्ली में लॉन्च किया गया था, नया बहुत बड़ा सा हेडक्वार्टर्स है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आपको बताना है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए शक्ति स्थल, ऑप्शन बी केशव कुंज, ऑप्शन सी सेवा भवन, ऑप्शन डी है विवेकानंद केंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशव कुंज। ठीक है, केशव कुंज क्या है, तो केशव कुंज जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया हेडक्वार्टर्स है, केशव कुंज। कहाँ पे, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन अनावरण किया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया हेडक्वार्टर्स केशव कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम? इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम किसने इनॉग्रेट किया है, आपको बताना है। ठीक है, इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ओपन एयर खुली हवा वाला आर्ट वॉल म्यूजियम किसने इनॉग्रेट किया है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन जी ने, ऑप्शन सी है अमित शाह जी ने, और ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली के मौसम भवन में जो है उद्घाटन किया है इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का। इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है मौसम भवन नई दिल्ली में। कब इनॉग्रेशन हुआ था, तो 18 फरवरी 2025 को ये इसका उद्घाटन किया गया था। क्या ओकेजन था, किस उपलक्ष्य में, तो 150 साल पूरे हो गए थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किए, जिसके उपलक्ष्य में इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज है। ठीक है, कितने म्यूरल्स हैं, 38 म्यूरल्स हैं। यहाँ पे कालिदास की मेघदूत और तानसेन, जो म्यूजिशियन तानसेन जी थे, उनका रेफरेंस भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द ट्रेड टारगेट सेट बाय इंडिया एंड कतर फॉर 2030? तो इंडिया और कतर के बीच 2030 तक ट्रेड टारगेट
क्या रखा गया है, क्या निर्धारित किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 28 बिलियन डॉलर्स, ऑप्शन बी 30 बिलियन डॉलर्स, ऑप्शन सी है 25 बिलियन डॉलर्स और ऑप्शन डी है 20 बिलियन डॉलर्स। सही आंसर है ऑप्शन ए 28 बिलियन डॉलर्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इंडिया और कतर के बीच। ठीक है, याद रखना है, इंडिया और कतर के बीच ट्रेड को डबल करने की बात कही गई है। कितना होगा? 28 बिलियन डॉलर बाय 2030। अभी कितना बायलैटरल ट्रेड है? तो 14 बिलियन डॉलर का अभी ट्रेड होता है, इसको करना है 2030 तक 28 बिलियन डॉलर का। किसके किसके बीच? इंडिया और कतर के बीच। ये कब अनाउंस किया गया था? तो अभी हाल में ही कतरी अमीर जो हैं, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, वो भारत की यात्रा पे हैं। इसी यात्रा पे उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट फॉर मुंबई इंडियंस इन वुमेन प्रीमियर लीग 2025। तो वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे छोटी खिलाड़ी कौन बनी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है शबनम शकील, ऑप्शन बी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी है जे कमलिनी, ऑप्शन डी है जिमाया रॉड्रिग्यूज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी कमलिनी जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाली सबसे छोटी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में यंगेस्ट डिब्यूटेंट जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से है और उनका नाम है जे कमलिनी। जे कमलिनी, इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष और 213 दिन है। ठीक है, इनकी जो टीम है मुंबई इंडियंस है, इन्होंने मैच खेला है गुजरात जायंट्स के खिलाफ। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर थी वो शबनम शकील थी, जिन्होंने 16 वर्ष और 263 दिनों के एज में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, अपनी पहला मैच खेला था मुंबई इंडियंस की तरफ से।